तो हमारे इस खास कार्यक्रम में मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ नर्मदापुरम से सतीश बिल्लौरे मौजूद हैं, जो बिल्लौरे सर क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ ही अक्षय बिल्लौरे मौजूद हैं, जो सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल नर्मदापुरम में मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मार्गदर्शन में आप दोनों का ही स्वागत करती हूं। तो सतीश सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप बिल्लौरे क्लासेस के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले आप बताइए आपकी कोचिंग क्लासेस के बारे में। मैं बिल्लौरे सर क्लासेस का डायरेक्टर होने के साथ साथ एक कौशल श्री विकास समिति है हमारी, जी। उसका भी डायरेक्टर हूँ। और हमारी समिति सबसे पहले बच्चों का एक मोटिवेशन प्रोग्राम रखती है परीक्षा से पहले, डर पर जीत करके, जो पिछले 15 सालों से कंटिन्यू हो रहा है। और ये अब हमारे नर्मदापुरम में ही नहीं, लगभग एमपी के लगभग 21 जिलों में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसी के साथ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्क्स तो सभी बच्चे लाते हैं, बट एक बच्चों में एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक डर खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मोटिवेशन बच्चों को मिले और आज के समय में तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बच्चे सीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जो फिजिकली कोचिंग क्लास में बैठकर मिलता है, क्योंकि टीचर आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं, साथ ही साथ हर एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर भी करते हैं। कितने वर्ष हो गए सतीश जी आपको इस तरह ये से छात्रों का 25 ईयर्स हो गए मार्गदर्शन हैं। करते? अच्छा, 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और जैसा भी अभी आपने बताया कि फिजिकली क्लासरूम होना बहुत ज़रूरी है, तो ये वाकई में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जो फिजिकली बच्चा स्कूल की क्लास में अटेंड करे, कोचिंग में अटेंड करे, ऑनलाइन से कहीं बेहतर होता है फिजिकल क्लासेस। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से आज के समय में पढ़ाई को लेकर बहुत सारे नई तब्दीलियां भी हुई हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, बच्चों का समझने का तरीका हो, ऐसे में आपकी कोचिंग में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है? क्या आप ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस लेते हैं क्या? मैडम 90% क्लासेस हमारी ऑफलाइन मोड में होती है। 10% अगर बच्चे को कुछ डाउट होता है तो हम उसको ऑनलाइन उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। बाकी की पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ऑफलाइन बेस पे होता है। अच्छा, तो सतीश जी, ज़रा आप ये भी जानकारी हमें दीजिए कि इतने वर्षों से आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आपने देखी हैं और कैसे समय के साथ, क्योंकि 25 साल का आपको अनुभव है, कैसे आपने शिक्षा के बदलते इस पैटर्न को देखा है? पहले बच्चे बड़े एग्रेसिव होते थे पढ़ने के लिए, बट इस समय उनको क्लास एक 40 मिनट्स या 50 मिनट्स की क्लास बहुत बड़ी लगती है। तो उस 50 मिनट्स में टीचर्स को बड़े चैलेंजेस आते हैं कि उनको कैसे रखें, क्योंकि आजकल बच्चा 3 सेकंड से ऊपर का कंसंट्रेशन भी नहीं रख पा रहा है। तो वो 40 मिनट्स बड़े उनके इम्पोर्टेंट्स होते हैं। और बच्चा पूरा अपने ट्रैफिक को पार करके घर से जब आता है तो बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, पेरेंट्स के लिए भी होती है, और जिस जगह वो जा रहा होता है क्लासेस, वहाँ पर भी बड़ी उसको चुनौतियाँ होती हैं उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे कंसंट्रेट करें, इसकी पूरी कोशिश टीचर तो करते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में भी होता है कि वो कितने ध्यान से पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य को लेकर वो कितने स्ट्रिक्ट है या फिर कितना आगे वो बढ़ना चाहते हैं। अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, आपका इंस्टीट्यूट आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद करता है, ज़रा बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ चैनल को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने स्टेज दिया मुझे मेरी बात रखने के लिए। मैम, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। वो मैम हर टाइम मुझे मोटिवेट करता रहता है। मैम, हमारे टीचर्स हमें अक्सर क्लासेस के बीच एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जिससे हमें अक्सर मोटिवेशन मिलता रहे। और मैम, करियर के लिए वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आप अपने इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड भी हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। सतीश सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि वर्तमान दौर में हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इसका एक इम्पोर्टेंस भी है। वजह यह है कि ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और अब सोशल मीडिया के जमाने में सभी के हाथ में मोबाइल है, तो इस मोबाइल को कैसे साइड में रखे बच्चे पढ़ाई करें, किस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं? ये फैसला तो बच्चों को खुद लेना पड़ेगा। और अगर वो 12th में आ गया है तो मतलब उसकी एज 17-18 है, और इस समय मोबाइल पर इतने ऑप्शंस हैं उसके ध्यान भटकने के लिए, लेकिन उसको खुद कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और उसमें उसके मम्मी पापा की बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका है कि मोबाइल्स को ध्यान रखें वो। और उसमें वो रील्स में जब वो चला जाता है तो उसको घंटों बीत जाते हैं, तो उसको ये ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा कितना टाइम लॉस हो रहा है। लेकिन बच्चों को खुद से ये ध्यान रखना पड़ेगा।
स्पेशली फॉर 12th क्लास। जी बिल्कुल सतीश सर, एक चीज़ और भी देखी गई है कि भले ही वक्त बदला हो, चीज़ें बदली हों, लेकिन स्टूडेंट्स पर जो उम्मीदों का या अपेक्षाओं का जो दबाव है वो समय के साथ बढ़ता ही गया। जी आज भी घर में उम्मीद की जाती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स की भी होती हैं, फिर उनके टीचर्स की भी होती हैं जब बच्चों को वो देखते हैं कि उनमें टैलेंट है। आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों को, अब इस चीज का और भी ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है और सभी बच्चे टैलेंटेड ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर आप बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे? हाँ, ये स्ट्रेस की जो स्टार्टिंग होती है वो 6 साल से बच्चों को मम्मी पापा ध्यान दें तो प्रॉपर काउंसलिंग और उनका ऐसा जो फोकस प्रोग्राम होते हैं उस फोकस प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व करें बच्चों को, ताकि उनका भटकाव कम हो। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो उस पर प्रेशर तो बहुत आता है, क्योंकि आजकल मम्मी पापा के 1 या 2 ही बच्चे हैं और वो चाहते भी हैं कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक बच्चा इंजीनियर बने, बट वो ऐसी उम्मीदें भी ना रखें और बच्चों पर प्रेशर ना दें कि बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, वो उस पर ध्यान दें और बच्चे भी उनके मम्मी पापा के सपने पूरा करने में पूरा ध्यान लगाएं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको उतना अच्छा पढ़ें अपनी सुविधाओं के अनुसार। जी बिल्कुल सतीश सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो बच्चों को लेकर आजकल कहा जाता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किसी एक सब्जेक्ट पे उनका फोकस बढ़ाना, ये आप किस तरह से अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि हर तरह के बच्चे आपके क्लासेस में आते होंगे। ये टीचर के ऊपर बड़ा डिपेंड हो जाता है ये काम कि किसी सब्जेक्ट को लेकर वो कितना बच्चों को क्यूरियोसिटी देता है। जैसे जस्ट लाइक मैं फिजिक्स का हूँ, तो फिजिक्स में हम अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बच्चों को न्यूमेरिकल के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं आसपास के माहौल से, उनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन दे करके, तो वो बच्चा बहुत आसानी से इंटरेक्ट हो जाता है कि फिजिक्स जैसे बड़े कठिन सब्जेक्ट को भी वो बहुत आसानी से कर लेता है। बिल्कुल अक्षय, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक हैं और जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उन पर तो डबल मुझे लगता है स्ट्रेस होता है, परफॉर्मेंस का, अचीवमेंट्स का, सपनों का। तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं? मैम, स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वो अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाया तो ना तो वो पढ़ पाएगा, ना वो खेल पाएगा, ना बाकी चीज़ों में जिसमें उसका मन है, जिसमें उसके इंटरेस्ट हैं, जिसमें जो उसकी हॉबी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। टाइम मैनेज करने के लिए मैम सबसे अच्छी बात है कि आप अगले दिन की टू डू लिस्ट एक रात पहले ही बना लीजिए। जैसे आपको जो भी प्रायोरिटी वाले काम हैं, जो सबसे आपके पहले आने चाहिए, जैसे पढ़ाई या फिर कुछ भी सीखना, वो आप सबसे पहले कीजिए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह उठने में होती है, तो मैं तो बोलना चाहूँगा हम सुबह उठ के सबसे पहले जो आपके प्रायोरिटी वाले वर्क होते हैं किसी को वही करने चाहिए। यस मैम। बिल्कुल, और आज के समय में सतीश सर हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है, जो क्यूरियोसिटी की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे में उनको अच्छा लगता है कि आप उनसे जुड़ी चीज़ों को उनको दिखाएं, समझाएं, फिजिकली उन चीज़ों को देखें, समझें। मैंने सुना है आप इंडस्ट्रियल विजिट पर भी छात्रों को ले जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी मैम, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट, और मैंने बताया जैसे मोटिवेशन, बंसल ग्रुप में भी मैं काफ़ी विजिट करा चुका हूँ और बंसल ग्रुप भी वहाँ आकर के कई प्रोग्राम हमारे साथ करता है। तो ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई ना होना चाहिए, उसके साथ उनकी विजिट्स होनी चाहिए, काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नेक्स्ट एक्सपीरियंस उनको मिलना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ दोनों स्कूल में भी और हम कोचिंग में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं उनका मोटिवेशन प्रोग्राम्स वहाँ कंडक्ट कराते हैं और इसमें हम बंसल कॉलेज की भी हेल्प लेते हैं जो मोटिवेशन प्रोग्राम्स के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आज के समय में हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर भी बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आता है। फिजिक्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना, उसे समझना, फिर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान, फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आकर्षित करती है। ऐसे में अक्षय, आप खुद को कैसे फोकस्ड रखते हैं? मैम, किसी भी स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स तो मैम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही हो सकता है, क्योंकि मैम हम जब भी इसे पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि आओ भाई क्रिकेट खेलते हैं। तो मैम उस चीज़ को लेके तो मैम हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस ही रहना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि मैम स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होता है, पर अगर आपके पास एक हॉबी है तो उसे हॉबी तक ही रखें, क्योंकि मैम पढ़ाई ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स मैम पढ़ाई से आगे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और इसका भी एक अपना बैलेंस होना चाहिए लाइफ में कि आप
खेल भी ना छोड़ें, लेकिन एग्जाम्स के टाइम तो खास करके ma'am. तैयारियों पर पूरा फोकस करें। कैसी तैयारियां आप इस समय कर रहे हैं अक्षय? क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट से भी सेटिस्फाइड हैं, तमाम चीज़ें आपको समझाई जाती हैं और सर का गाइडेंस भी है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करते हैं? मैम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं वो सब दूर कर लीजिए। मैम मेरे केस में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही था। तो मैम एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस वहीं से होते हैं। जैसे कोई भी दोस्त रील शेयर करे, वो भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही है। तो मैम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया को बंद करके मैम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और टाइम टू टाइम सर से कॉन्वर्सेशन करते हुए कि सर इस चीज़ को कैसे करना है, उस चीज़ को कैसे करना है, तो सर भी हमें लगातार मोटिवेट करते रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल, और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और वो भी 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, ma'am. तो मैं रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी पीसीएम से ही थी, तो मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स और उसमें भी मैथ्स सब्जेक्ट Yes, ma'am. और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वजह ये सिर्फ मैथ्स नहीं, आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही इतनी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, सिलेबस बढ़ता है, थोड़ा टफ भी हो जाता है, और ऐसे में अगर आपके पास गाइडेंस के लिए एक अच्छे टीचर हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके कहे अनुसार चलें। नोट्स वगैरह को लेकर किस तरह से आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, सर के गाइडेंस में नोट्स को किस तरह से आप प्राथमिकता देते हैं? क्या बल्क स्टडी करते हैं? इस तरह से भी कुछ आप तैयारी करते हैं? नो मैम, हमारी पढ़ाई मैम साल की शुरुआत से ही चालू हो जाती है। सर जब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलते हैं तो हम उसे तुरंत लिख लेते हैं। नोट्स की बात करें तो सर हमें फिज़िक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के भी टीचर हैं, तो सर जब भी फिज़िक्स पढ़ाते हैं तो उसमें वो हमेशा हमें बोलते हैं कि आप कॉपी किताब लेके ही बैठो, आप कभी ऐसे मत बैठो। तो वो बोलते जाते हैं तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाते हैं। सर कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाते हैं, फिज़िकल ऑनलाइन तो बहुत कम ही, जब डाउट्स के लिए हम उनको बोलते हैं ऑनलाइन की, बाकी तो मैम फिज़िकल स्टडी बेस्ट है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि भले ही कितना भी ज़माना ऑनलाइन का आ जाए, जब तक आप टीचर के साथ बैठकर किसी सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं, मुझे लगता है वो भरपाई नहीं हो पाती, और सतीश सर तो इससे अग्री भी करेंगे। बीइंग अ टीचर आपने तो 25 सालों में कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, और इस बीच कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आज भी आप याद करते हैं तो सोचते हैं कि वो एक आइडियल स्टूडेंट रहा होगा। सतीश सर, आपकी कोचिंग के कुछ बच्चों के बारे में आप बताएं, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो सके। हाँ मैम, बच्चे इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आईआईटी और जेई जैसे कंपटीशन एग्जाम तो निकालते हैं। अभी कुछ बच्चों ने यूपीएससी निकाला हुआ है और पीएससी में तो बच्चे सेलेक्टेड ही हैं। अभी लास्ट ईयर 2023 में हमारा एक बच्चा आदित्य मिश्रा पीएससी के थ्रू डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। तो ऐसी हर बैच में कुछ ना कुछ खासियत रहती है। अभी जो आरजीपीवी टॉपर है बंसल मंडीदीप से, वो भी वहाँ की स्टूडेंट रही है। अच्छा, और अब सवाल यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बंसल समूह के योगदान को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार बंसल कॉलेज भी लगा रहता है, अलग अलग हम देखते हैं तब्दीलियां करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, ताकि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचे, और कनेक्टिविटी को लेकर भी लगातार बंसल ग्रुप काम करता है। बिल्कुल, इस समय जो बंसल ग्रुप का रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम है खुद स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब अभी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अदर कॉलेज के उसमें, और जो बीच बीच में स्कूल्स को मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अभी बच्चों का उन्होंने विज़िट भी कराया, तो ये प्रॉपर चीज़ें वो करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज के समय में काउंसलिंग भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि करियर को लेकर इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। आप देखिए आजकल रिजल्ट्स को लेकर, या कहें कि बहुत जल्दी सक्सेस को लेकर इतना ज़्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनका टैलेंट कहाँ है और उनको किस ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स को, जो खास करके 12th के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो किस क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी को लेकर खास करके ध्यान रखें? अभी कंप्यूटर, एआई और डाटा साइंस का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है कि डेटा साइंस आगे भी बहुत अच्छा काम करेगा, और एआई का तो अभी इनिशियली टाइम है, तो एआई और डेटा साइंस में बच्चों को आगे जाना चाहिए। और जिनका मैथ्स एकदम परफेक्ट है तो उनको तो डेटा साइंस ही उसमें सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी कंप्यूटर सीएस जैसे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। जिनको मैकेनिकल में अगर रुचि है तो नो डाउट कि मैकेनिकल का प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम देखें कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो सिविल्स के काम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और बंसल ग्रुप ऑलरेडी सिविल्स में बहुत नंबर 1 मध्य प्रदेश में है इस समय।
बिल्कुल सतीश सर, एक चीज़ आप और बताइएगा एज अ टीचर। हमने इंजीनियरिंग को लेकर लोगों के बीच में कई भ्रांतियां पाई हैं। पहले कहते थे कि इंजीनियरिंग बहुत टफ एक फील्ड है, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हर स्टूडेंट में उसके प्रति एक अलग ही भाव आना शुरू हुआ और सभी ने इंजीनियरिंग की ओर अपना कदम आगे बढ़ाया। हमने देखा ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साइंस, हाँ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन अब आपने से कहा कि एआई एक नई चीज़ है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के समय में आप क्या देखते हैं, क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, किस तरह से अपने लिए एक फील्ड को उनको चुनना चाहिए? क्योंकि सभी की अलग अलग कैलिबर होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। एक तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भीड़ चाल में नहीं जाना चाहिए, उसको ये अपना देखना चाहिए कि मेरे परिवार का बैकग्राउंड, मेरे कॉलेज की डिस्टेंस, फीस मैनेजमेंट उसका क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग भी उसके अभी 1 ईयर और 6 मंथ के पैकेज के कोर्सेज होते हैं, तो वो भी वो कर सकता है बहुत अच्छा। और इंजीनियरिंग तो आजकल बहुत इजीली हो रही है, तो उनको जाना ही चाहिए इस फील्ड में। बिल्कुल अक्षय, अगर आप से हम जानना चाहें कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, तो वो भी ज़रा बताइए, क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ कहा ही जाता है, और पढ़ाई आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। जी मैम। तो कैसे आप ये मैनेजमेंट करते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मम्मी को इसके लिए बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरी पूरी फैमिली यही फोकस रहती है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छे से रहूं, अच्छी नींद लूं, ताकि मेरा फोकस पढ़ाई पे रहे। मैम आप अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो आपका फोकस अपने आप उन चीज़ों पे चला ही जाएगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो मैम यही बोलना चाहूँगा कि मैम अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छे सही से रहते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा माहौल है, क्योंकि मैम माहौल मैटर करता है, आसपास जो इन्वायरमेंट है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी बेकार माहौल में हैं तो मैम वहाँ कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ाई के लिए बेस्ट माहौल में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपसे एक और सवाल ये भी बनता है अक्षय कि एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, आप अपने घर में जब पेरेंट्स को देखते हैं, आपसे उम्मीदें वो लगाते हैं, तो किस तरह का संदेश आप अपने जैसे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम रिजल्ट कैसा होगा, आज भी हम वो टाइम देखते हैं। 2026 में भी हमने देखा है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस या परफॉर्मेंस स्ट्रेस के चलते लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली इतने फिट हों कि आप ऐसे कोई भी चैलेंज को पार कर सकें। जी मैम मेंटली फ़िट होना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। अगर वो मेंटली फ़िट नहीं है तो मैम फिर तो वो कुछ काम का नहीं है। किसी इंसान को मेंटली फ़िट होने के लिए उसे ज़्यादातर हरियाली में रहना चाहिए, मतलब ग्रीनरी में। अगर उसके आसपास अच्छा इन्वायरमेंट है तो बेस्ट है मैम। उसे ज़्यादातर अपने फैमिली के साथ कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए जब भी वो डिप्रेस फील करे या फिर डाउन फील करे, क्योंकि मैम कॉन्वर्सेशन करने से इंसान थोड़ा अच्छा फील करता है। अगर उसके पेरेंट्स उस पर स्ट्रेस देते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, तो मैम फिर तो दिक्कत होती है। क्योंकि मैम एज अ स्टूडेंट मैं भी देखता हूँ कि जब कोई मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर डालता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैम कोई स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाता। स्टडी के लिए पहली बात तो एक ब्लैंक माइंड होना चाहिए, फ्रेश माइंड होना चाहिए। किसी के प्रेशर में आप आके अच्छे से पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है अक्षय, और मैंने अपने एकेडमिक ईयर्स में भी ये चीज़ फील भी की है और एक तरह से फेस भी की है कि जब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, एक किस्सा है छोटा सा, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी। तो 12th का मैथ्स का एग्ज़ाम था मेरा, और चूंकि हमेशा से मैं स्टूडियस रही, टॉपर रही, तो एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि मुझे इस बार सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि लास्ट एकेडमिक ईयर है, उसके बाद कॉलेज लाइफ है। तो इसके चलते मुझे पैनिक अटैक्स आए थे मेरे एग्ज़ाम से जस्ट पहले। और मैं ये समझती हूँ कि वो पैनिक अटैक इसलिए थे क्योंकि मुझ पर पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं था, टीचर्स का नहीं था, मेरा खुद का अपने ऊपर एक दबाव था कि मुझे बहुत बेस्ट करना है। और उसी के चलते मुझे लगता है मैं थोड़ा भटकी भी उस दौरान, मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई मैथ्स के एग्जाम में। मार्क्स अच्छे आए बट शायद उससे भी बेहतर मैं कर सकती थी। तो सतीश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एज ए टीचर आप तो ऐसे बहुत से बच्चों से मिलते होंगे जो घबरा जाते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाने पर उनके चेहरे पर वो स्ट्रेस आपको नजर आता है, कैसे आप डील करते हैं? क्योंकि काउंसलर होना एक टीचर का बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम। ये पूरी स्टूडेंट्स लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस में। और अभी मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ कि जो ऑलरेडी टॉपर हैं, 90+ % वाले हैं, लेकिन इतने नर्वस हो चुके हैं वो कि वो जानते ही नहीं हैं कि क्या होगा आगे। तो इसमें पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स तीनों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट्स होती है
कि पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों से कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखे, और अगर उसको कुछ लगता है तो वो उसके टीचर्स को मिले, काउंसलर को मिले, और बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है, इसके आगे अगर मान लो क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल 12th के एक मार्क्स हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लिए अभी कंपटीशन एग्ज़ाम का बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं, उसमें शायद आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि कोई बच्चा लिख नहीं पाता है अच्छा, लेकिन टिक मार्क्स वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेता है, तो कई ऑप्शंस हैं इसके बाद भी। तो वो एक मार्क्स को लेके डिप्रेशन में नहीं आना है, या 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं उसकी तैयारी नहीं हो पा रही उसमें डिप्रेशन में नहीं आना है। और पेरेंट्स भी थोड़े से इस समय जागरूक रहें और उनके खान पान पे विशेष ध्यान दें, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का ना रखें उसके लिए खाना, तो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसने साल भर मेहनत की है, तो उसको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसको फिर भी ऐसा लगता है तो बहुत शहर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे जाके मिलें, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो अपने को बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे। अपने मम्मी पापा के साथ जाएं और कन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं करें। जी बिल्कुल, कन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ऐसे में हमने देखा है कि टीचर्स भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और जिस नर्वसनेस की आप बात कर रहे हैं, वही सवाल अक्षय मेरा आपसे भी है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी जब आप बात करते होगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा सवाल उस टॉपिक से जुड़ा आपका फ्रेंड कर देता है कि आपको लगता है कि अरे मुझे तो उसका जवाब नहीं आता, और वहीं से नर्वसनेस बिल्ड होने लगती है कि क्या मैंने पूरी तरह अच्छे से नहीं पढ़ा। तो क्या आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को झेलते हैं, तो आप वहाँ पर किस तरह से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है आपको आगे बढ़ने देने में और आगे बढ़ाने में। यस मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी सामने वाले से नहीं बनता है तो मैम वो बहुत नर्वस फील करता है कि अरे मैम मैंने तो पूरी पढ़ाई करी थी पर एकदम से क्वेश्चन कहाँ से गया। तो हम उस टाइम पे सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसे छोटा फील ना कराएं, आप उसे सपोर्ट करें, उसे बताएं कि देखो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो मैम उससे उसमें एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि हाँ, कि अब मैं नर्वस नहीं हूँ, अब मुझे आता है। बिल्कुल सही बात है। और सतीश सर, एक सवाल मैं और करना चाहूँगी आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उस टाइम पे, जब हमारे टाइम पे हम एग्ज़ाम्स देते थे बोर्ड के, 2013-15 की मैं बात कर रही हूँ, तब भी हमने देखा है और आज भी मैं देखती हूँ, अगर घर में कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, जैसे उसका बोर्ड क्लास की शुरुआत होती है, घर में कर्फ्यू लग जाता है, एक एडवाइजरी जारी हो जाती है कि अब किसी शादी में नहीं जाएंगे, पूरा घर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं जाएगा, सब इसको गिव अप करते हैं कि शादियों में नहीं जाएंगे, बर्थडे पार्टियां ग्रैंड नहीं होंगी, घर में फिल्में नहीं देखी जाएंगी। तो आज के समय में क्या आपको लगता है ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं पढ़ाई को, या हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? आज के समय में बच्चे बड़े यूज्ड टू हो गए हर चीज को मैनेज करने में। बिल्कुल ये सही है। जब वो 2010 से 2015 तक वाला जो सीजन था, या इसके पहले की बात करें अपन, तो एकदम फैमिली बैकग्राउंड इस टाइप का होता था। बट आजकल तो बच्चे इतने फ्रैंक हो गए हैं और मम्मी पापा भी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस उनको लगता है कि अगर हम उनको रोक रहे हैं तो स्ट्रेस बच्चों को, तो बच्चे तो एक दिन पहले भी मूवी देख रहे हैं, बट वो भी कुछ आज़ादी का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा भी बड़ा त्याग करके उनको इतने तक लेकर के आए हैं। तो इस चीज़ का बड़ा, क्योंकि अभी देखिए कि कुछ बहुत सारे शहरों में फेयरवेल का जो माहौल हो रहा है और उसमें जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं और अननेसेसरीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उस चीज़ का भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो स्कूल्स जुड़ा हुआ है, आपके टीचर्स जुड़े हैं, आपकी फैमिलीज जुड़ी हुई है। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में ऐसे ना करें बच्चे, और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। जी बिल्कुल, एक लास्ट टिप ज़रूर दीजिए हमारे तमाम दर्शक जो खासकर की स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे इस बार बोर्ड एग्जाम्स दें। सभी लोग अपने जितना भी एक बार पढ़ चुके हैं, अभी 10 से 12 दिन का टाइम अपने पास है, तो मैं समझता हूँ कि 2-2 दिन का सारा रिवीजन कर लें। कुछ पेपर्स में अभी ज़्यादा टाइम है, गैप है, तो उनको अभी स्टॉप करें, और बाकी जो आपके 3 पेपर हैं उनका 2-2 दिन रिवाइज़ कर लें और फिर गैप में रिवाइज़ करें। और यही कि सुबह जल्दी उठ करके उसको आदत बनाएं, और सिटिंग कैपेसिटी अपनी लगभग 3 आवर्स की होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं उनको एक एक बार लिखें। वो 3 आवर्स में बैठ करके आप सिटिंग कैपेसिटी को डिपेंड करें, और बहुत अच्छे आप सभी के पेपर जाएंगे। हमारी और बंसल ग्रुप की बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट के बाद हमारी समिति आपको वहाँ अपने शहर में सम्मानित भी करने आएगी। जी धन्यवाद।
बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सतीश सर आपका, अक्षय आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और सतीश सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मार्गदर्शन की ज़रूरत तो सभी को है और इस तरह से अगर एग्ज़ाम्स के पहले ऐसे सेशन होते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।